बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा चौधरी। प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, खुशबे वतन प्रोग्राम में आप हर जो है इतवार को प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान हाई कोर्ट से मरूफ जो एडवोकेट मोहतरमा राबिया सागर साहबा हमारे साथ मौजूद होती हैं, जो आपको अपनी हेल्पलाइन के हवाले से जो आप लोग सवाल भेजते हैं, उन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके जो सवाल यहाँ पर बताते हैं, वो उसी के हवाले से वो जवाब आपको मिलते हैं। नाज़रीन, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उस हवाले से राबिया साहू साहबा का अहम किरदार है। क्योंकि आप लोग जितनी उनको ज्यादा उनको मैसेज करते हैं, सवाल भेजते हैं, हम उन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह आपको सवालों के आपको जवाब मिलते हैं, ये असल में आप लोगों की हेल्प है कि आप बरतानिया में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं और बैठे हुए ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस मौके पर मैं मोहतरमा राबिया साहब आपका तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप हर इतवार हमें टाइम देती हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। जो इनकी एक हेल्प कर रही है, एक सदका जारिया है। मैं इसका खराज तहसीन पेश करता हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खालिद साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह की बड़ी रहमत, आपकी दुआएं। जी रबिया खान साहब, अभी एक सवाल बहुत दोस्तों ने भेजा, दुबई से कुछ दोस्तों ने भेजा और बरतानिया से भी ये सवाल आया। ये सवाल नाज़रीन, मैं आपसे बता दूं कि कुछ लोग शादी पाकिस्तान कर लेते हैं जाके, कुछ लोग शादी ओवर द फोन टेलीफोन पे निकाह कर लेते हैं। किसी ऐसे हालात में कि दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती किसी वजह से, जिस तरह कोई जो लड़का है वो लड़की से शादी करता है दौलत की लालच के लिए, या लड़की करती है, इस तरह दोनों में बात आगे नहीं चलती तो वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। और ऐसे हवाले से अगर लड़की पाकिस्तान में है और लड़का बरतानिया में है, या लड़का पाकिस्तान में है लड़की बरतानिया में, वो डिवोर्स लेना चाहती है, उसके लिए पाकिस्तान में चूंकि निकाह हुआ है, तो इसको खुला लेने के लिए इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, और इस वाले से आज हम बात करेंगे। जी रवि साहब। खालिद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये जो सवाल है ये 90% जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके आपस में कुछ इख्तलाफात हैं, ये जो सवालात हैं ये उनकी तरफ से अमूमन आते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ जी ऑल तो कॉम्प्लिकेशंस पे बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो प्राइम चीज है वो उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी होती है। अमूमन लड़की या लड़के के पास निकाहनामा नहीं होता, और अगर निकाहनामा मौजूद नहीं है तो वो निकाह की जो शराइत हैं, जो शादी की शराइत हैं, उनको नहीं देख सकते। और उनकी अदम मौजूदगी में अगर खुला या तलाक का फैसला किया जाए तो जो दोनों के राइट्स हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। जी जैसे कि खुला की सूरत में खातून को हक महर छोड़ना पड़ता है, और तलाक देने की सूरत में अगर मर्द तलाक दे तो उसे हक महर अदा करना पड़ता है, जिसके जी लिए वो जो निकाह नामे की दस्तावेज है, जो कि यूनियन काउंसिल में निकाह रजिस्ट्रार जो रजिस्टर होते हैं उनको फिल करते हैं, वो निकाह नामा मौजूद होना जरूरी है। तो अभी जी इन लास्ट वीक में जितने भी मेरे पास सवाल आए हैं, जितने भी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उनमें से 80% लोगों के पास निकाहनामा मौजूद नहीं था। जी तो जो सबसे पहले, अगर हमारे पास प्राइम डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उसके आगे जो फर्दर प्रोसीजर है उसमें आ, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि अमूमन जबानी तौर पर कुछ लोगों को अपनी शादी की तारीख भी याद नहीं होती। ये याद नहीं होता कि वक्त क्या था, लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारा निकाह रजिस्ट्रार कौन है। जी जो निकाह रजिस्ट्रार की नॉलेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो निकाह रजिस्टर, जो निकाह का रजिस्टर है, उसका वो जी कस्टोडियन है, वो उसकी कस्टडी में है और उसी ने यूनियन काउंसिल में डिपॉजिट कराया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट आप सबको बताती चलूं कि जैसे ही कोई निकाह की रस्म आप करें तो उसमें जो निकाह रजिस्ट्रार है, जिसके पास रजिस्टर है, जिसने उसको निकाह के जो रजिस्टर है उसको यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड में जमा कराना है, उसका आप कोई कांटेक्ट नंबर जरूर हासिल करें। जी उसके बाद ये कोशिश करें कि जो निकाह नामा है, जो निकाह है वो नादरा के साथ भी रजिस्टर हो।
क्योंकि मैनी टाइम्स मेरे इन जो 3 खवातीन थी, उन्होंने मुझसे जो सवाल किया, उसमें एक और बहुत कॉम्प्लिकेशन थी या एक चैलेंज था, वो ये कि जो उनका निकाह था वो रजिस्टर भी नहीं हुआ था। यानी कि निकाह रजिस्ट्रार ने निकाह तो कर दिया, लेकिन जो हस्बैंड है उसकी किसी कंसीलमेंट की वजह से या उसकी इंटेंशन की वजह से जो निकाह है उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं कराया गया। अब ऐसी सूरत में अ, जो खातून है, अगर वो तनसीख भी लेना चाहती है, तो एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है कि चूंकि निकाह भी रजिस्टर नहीं है, तो एक इलीगैलिटी का वो शिकार हो जाते हैं और राइट्स जो हैं वो खातून के इन्फ्रिंज होने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसको मिसयूज किया जा रहा है। उसके जो एक अज़दवाजी हकूक हैं वो पूरे ना करने के लिए जो निकाह की दस्तावेज है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, ताकि उसे छुपा के रखा जा सके, उसके साथ नाजायज मरासम रखे जा सकें। तो ये एक टूल है, समझ लें कि खातून को गुमराह करने के लिए, उसके हकूक जो है उनको अदा ना करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को और इवन के पाकिस्तान में मुकीम जो खवातीनों हजरात हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं ये बताती चलूं कि जैसे ही आपका निकाह की रस्म अदा हो रही हो, मर्द और औरत दोनों के पास निकाह रजिस्ट्रार का कांटेक्ट नंबर, उसकी यूनियन काउंसिल की तफसील होना जरूरी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका निकाह है वो रजिस्टर भी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो बहुत सारी आपके राइट्स हैं, दोनों पार्टीज के राइट्स हैं ना, मर्द के भी राइट हैं, खातून के भी राइट हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टार्ट होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी एक केस मेरे पास आया जिसमें अभी दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक पर्सन के साइन नहीं हुए हुए थे। यानी कि जब मुकम्मल ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती रहेगी। जी अच्छा, अब जब हमारे पास ये दोनों मालूमात होंगी, यानी कि निकाह खान का नंबर और उसकी रजिस्ट्रेशन, और खसूसी तौर पर नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन अगर होगी, तो जो बाद के मैटर हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, अब जो यहाँ पे मैं आपको नादरा के रजिस्टर जो निकाह है, निकाह नामा है उसका, और जो मैनुअल जो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड है उसका थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना चाहूंगी। जी जो निकाह जिस वक्त निकाह खान उसको फिल करता है, तो जी वो एक मुकम्मल फॉर्म होता है, 2 सफ़ों पर मुश्तमिल, जिसमें उसकी मुकम्मल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। हक महर की टाइप, खर्चा या दीगर जितनी भी शराइत निकाहनामा दोनों फ्रीकैन को प्रोवाइड करता है, वो तमाम लिखी जी होती है। जी जी लेकिन जो नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है या निकाहनामा है, उसके ऊपर सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों की तफसील लिखी होती है, और जी निकाह की जो दीगर तफसीलात हैं वो मौजूद नहीं होती। इसलिए वो जो निकाह रजिस्टर वाला निकाह नामा है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ आप फैमिली कोर्ट के जरिए मुख्तलिफ किस्म के राइट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। 100% जी अच्छा, इसके बाद फिर बात आ गई खुला की या तलाक की। अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि सवाल किया गया कि मुल्क से बाहर सऊदी अरब और यूएई से 2 असहाब ने मुझसे सवाल किया कि उनके जो बेटे हैं वो वहीं पे मौजूद हैं और निकाह टेलीफोनिकली हुआ था, कॉल पे जी हुआ था, लेकिन अब वो रुखसती से पहले ही खातून को तलाक देना चाहते हैं। तो जी उसका तरीकेकार क्या है? तो यहाँ पे मैं ये बताती चलूं कि अगर कोई भी पर्सन मुल्क से बाहर है जी और वो कोई जो उसकी बीवी है, खातून है, वो मुल्क के अंदर है और वो उसे तलाक देना चाहता है पाकिस्तान में, जी बैरून मुल्क रहते हुए, तो उसके लिए उसे ये करना होगा कि एक जिस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की जाती है, इसी तरह से जो निकाह का जो तलाक का फॉर्म है, जो तलाक का दस्तावेज है, वो तैयार करके 2 गवाहान के दस्तखत करवा के उसे जो भी पाकिस्तान एम्बेसी है या जो भी पाकिस्तान का कौंसल खाना है जो भी करीब है, वहां जाके उसको रजिस्टर कराना है। और रजिस्टर कराने के बाद उसे
पाकिस्तान में मौजूद जो खातून है उसे भेजना है, और साथ ही जो एक कॉपी है वो यूनियन काउंसिल को भी भेजनी है। यहाँ पे जी फिर एक और अहम सवाल है कि वो कौन सी यूनियन काउंसिल है जिसमें निकाह की कॉपी जाएगी, तलाक की कॉपी जाएगी। जी तो वो यूनियन काउंसिल है जिसमें खातून रिहाइश पजीर है। जहाँ जी पे इस वक्त खातून रिहाइश पजीर है, जब तलाक दी जा रही है, उस जी मुतलका यूनियन काउंसिल में उस तलाक के सर्टिफिकेट की कॉपी भी भेजना जरूरी है। जी फिर एक और बहुत अहम मसला आ जाता है कि जो तलाक है वो एट अ टाइम 3 प्रोनाउंसिएशन कर दी जाए या फिर 3 नोटिस भेजे जाएं। तो कानून के मुताबिक ये बहुत अहम है कि जो तलाक है उसके 3 नोटिस भिजवाए जाएं। सबसे जी पहला नोटिस, जैसे अभी मैंने बताया कि एम्बेसी से या पाकिस्तान के कौंसल खाने से जाके रजिस्टर होके आएगा यहाँ पे, और उसके बाद अगर मामला सेटल हो जाते हैं, रजू हो जाता है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 1 महीने के बाद जो दूसरा नोटिस है उसको भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो चाहे हाथ से लिखें चाहे कंप्यूटर से प्रिंट लें, और वहां पे जो अगर उसकी कोई फीस है मुजवजा तो वो अदा करें, और रजिस्टर करके बाकायदा कौंसल खाने के जरिए पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए उसे पाकिस्तान भेजा जाए। और जी 3 नोटिस जो हैं वो भेजना जरूरी है। जी तीसरे नोटिस के बाद जो यूनियन काउंसिल है वो तलाक का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जी और अभी मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताती चलूं, क्योंकि ये जो निकाह का मैटर है ये तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। जी जिस वक्त तक अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है, तो जिस वक्त तक यूनियन काउंसिल से आपको तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जी दूसरी शादी नहीं की जा सकती। खा जी अगर खातून ने तंसीक ली है बजरिया अदालत, तो भी उसे यूनियन काउंसिल में तलाक के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसे तलाक तलाक सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। और अगर मर्द है तो मर्द को तीनों तलाकों के जो नोटिस हैं वो दिखाना जरूरी है, और उसके साथ साथ तलाक का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक कॉपी उसने यूनियन काउंसिल में इसीलिए भेजी है ताकि नोटिस उसको भी जारी किया जा सके। जी अच्छा, यूनियन काउंसिल में भी एक मसाले की कोशिश हो जाती है। अमूमन वो कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है, ये फिर सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जी तो अभी ये देखना है कि जो अगर तलाक हस्बैंड दे रहा है और वो मुल्क से बाहर है, तो वो जी पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान के कौंसल खाने या जो भी उसके पास पाकिस्तान की अवेलेबल एम्बेसी या कोई पाकिस्तान हाउस मौजूद है जो कि अटेस्टेशन पावर रखता है, वहां जाके मुतलका फीस अदा करके, चाहे सादा कागज पे लिखा हो और उसमें 2 गवाहान के दस्तखत और उनके शनाख्ती कार्ड साथ मौजूद हो, और उनका भी कौंसल खाना जाना जरूरी है। इस तरह कि हर महीने 3 नोटिस भेजना जरूरी है, फिर जो है ये तलाक जो है वो कंफर्म होगी। जी अभी दूसरा तरीकेकार मैं आपको बता देती हूँ जिसमें ये है कि खातून ने तनसीख लेनी है। अभी जी बहुत सारे जो खवातीन हैं वो मुल्क से बाहर रहते हुए दूसरी कोर्ट से ही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो निकाह है अगर वो पाकिस्तान में हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो तनसीख है वो पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट से ली जाए और उसके बाद तलाक का सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। जी तो तनसीख जो है वो पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट जहाँ निकाह हुआ है वहाँ उसकी फैमिली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट है वहां से हासिल की जाएगी, और उसके बाद जो तलाक का सर्टिफिकेट है तनसीख की डिग्री लेने के बाद जो तलाक का सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब जी फिर एक और यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि कुछ लोग हैं, अब जैसे एक खातून ने मेरे साथ राब्ता किया और उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ली थी, लेकिन उन्होंने यूनियन काउंसिल में तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो ये भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी की बेटी हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान, और अब इनकी जो सेकंड मैरिज होने जा रही थी वो भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, और ये सिर्फ शादी के लिए पाकिस्तान आए हुए थे, और कल इन्होंने अपनी मैरिज का दिन इनका कल फिक्स हुआ हुआ था। तो जैसे ही इनका जी निकाह होने लगा तो मालूम हुआ कि तलाक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो जो शादी है वो रोकनी पड़ी। तो ये जो मिसाल है मैं इसलिए दे रही हूँ कि चाहे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री खातून हासिल कर ले,
उसके बाद उसे तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। और जी बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो तलाक का सर्टिफिकेट है वो आपको हर सूरत में 3 महीने के बाद मिलेगा। जिस जी दिन खातून अप्लाई करेगी, चाहे कोर्ट की डिग्री 5 साल कबल ले ली है, 2 साल कबल ले ली है, 1 साल कबल ले ली है, लेकिन तलाक का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया गया, ये कंसीडर कर लिया कि जो इद्दत की पीरियड है वो तनसीह की डिग्री के बाद पूरा हो चुका है। लेकिन जब तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मैरिज का वो जो सेकंड मैरिज का ऑप्शन है वो अवेल नहीं किया जा सकता। ठीक तो है। दोनों जी पार्टीज के लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं जो भी अगली शादी करना चाहें। तो मसले छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उन पे डिस्कशन की जाती है तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। जी। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी खालिद साहब, मेरी मेरी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, मैंने शायद आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ अच्छा जी जी। नाज़रीन, अभी आपने जी बड़ी जी। तफसील के साथ मोहतरमा राबिया साहब साहब ने जवाब दिया कि बहुत सारी इस कॉम्प्लिकेशन है जिनके ऊपर जिन साथ ये बीती है, जो इस ऐसी प्रॉब्लम्स का जिन जो शिकार हुए हैं, वो उनको पता चलता है कि इन मसाइल का जो कितनी तकलीफ होती है इन हालात में। और अभी ये आपने तफसील से सारा पूरा सुना, कोशिश करें पूरा शेयर भी करें ताकि किसी दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो जाए। अच्छा नाज़रीन, एक और भी क्वेश्चन है जो काफी दोस्तों ने भेजा है। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली कराना चाहते हैं, उसके लिए उसकी मुख्तलिफ रीजन बताई जाती हैं। हमने पाकिस्तान में भी सुना है कि लोग अपनी एज कम लिखाते हैं ताकि जल्दी ओवरेज ना हो जाए कि जिस तरह के पाकिस्तान में सरकारी एज लिमिट 28 साल है। पेरेंट्स जो 2 साल पहले का लिखा पहले रजिस्टर में लिखा देते चले, इस तरह के वो 2 साल और मिल जाए जॉब ढूंढने में। तो अब जब चेंज कराने का वक्त आता है तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। ये अगर सर साहब फरमाइएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ कोई लोग चेंज कराना चाहते होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखें, दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो रजिस्टर्ड तो ठीक कराई गई थी। यानी कि जी सबसे पहले जो बर्थ रजिस्टर कराई जाती है वो बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए कराई जाती है। यानी कि यूनियन जी काउंसिल में इतला दी जाती है, वहां से नादरा के रिकॉर्ड में एंटर होता है और एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। उसके जी बाद फिर बी फॉर्म बनता है, फिर उसके बाद एज ऑफ मेच्योरिटी पे शनाख्ती कार्ड बनता है। और इस दौरान फिर तालीमी सिलसिला भी शुरू हो जाता है बच्चों का, और मैट्रिक कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और जी जी दीगर कई ग्रेड्स तक वो पहुंच चुके होते हैं। तो जी एक सूरत तो ये है कि इसमें नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बी फॉर्म है, शनाख्ती कार्ड है, इन तीनों दस्तावेजात में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुख्तलिफ लिखी है। मतलब उनमें कोई कंट्राडिक्शन जी है। बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और उम्र दिखा रहा है, बी फॉर्म कुछ और उम्र दिखा रहा है, और शनाख्ती कार्ड कुछ और उम्र दिखा रहा है, और दिखा दीजिए। जबकि एक ही पर्सन है। जी तो ऐसी सूरत में जो नादरा है, नादरा का डिफॉल्ट है, यानी कि मिस्टेक कहीं ना कहीं अदारे के लेवल पे है। तो ऐसी जी सूरत में नादरा से रजू किया जाता है, और अमूमन उनमें से कोई एक जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक जो सारा रिकॉर्ड है वो इनलाइन कर दिया जाता है। जी अब एक सूरत ये है कि जो दूसरी सूरत, जो ज्यादा सवालात हैं वो ये भी दूसरी सूरत हाल के लिए आए हैं। वो जी ये कि तमाम रिकॉर्ड तो इनलाइन है, जी जी यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल मुनासिब और ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद बी जी फॉर्म भी उसी के मुताबिक बना हुआ है। उसके बाद जी मैट्रिक में भी वही वाली जो है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर की गई है, फिर शनाख्ती कार्ड भी उसी के मुताबिक बना हुआ है। जी लेकिन अब लोग या तो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, और जी उसके लिए उनको अपनी एज में कमी या कुछ ज्यादती, कुछ मतलब छोटी या बड़ी करने की जरूरत है। जी और ऐसी जी सूरत में वो ये चाहते हैं कि वो नादरा के जरिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तब्दील करें। जी या दूसरी सूरत हाल ये है कि वो मुल्क से बाहर तो नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ जी पे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए
या किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए उनको जो उम्र है वो कम करने की जरूरत है। जी तो जो पहली सूरत है उसमें डेट ऑफ बर्थ काम करना या उसको इनलाइन करना आसान है, क्योंकि जी आपके पास प्रूफ मौजूद है कि किसी भी लेवल पे नादरा या किसी दीगर अदारे की गलती की वजह से जो एंट्री है वो गलत होगी। जी इस सूरत में सिविल सूट होता है और 1 और 2-3 मंथ्स में इसका डिसीजन हो जाता है। नादरा की तरफ से बाकायदा जवाब आते हैं, उनके वकील आते हैं। जी जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और उसके बाद जो है वो अमूमन जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनलाइन कर दी जाती है तमाम जी डॉक्यूमेंट्स में। जी लेकिन जो दूसरी सूरत है उसमें मुश्किलात होती हैं। जी उसमें ये साबित करना, सबसे पहले तो अब एक बच्चे की उम्र सही लिखी हुई है और उसने हाँ अपनी उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो मैट्रिक किया है वो भी 14 या 15 साल की उम्र में कर लिया है। अब जी वो पहुंच चुका है 30, 35 या 25 साल की उम्र में, और अब वो कह जी रहा है कि मैंने अपनी उम्र कम करानी है। जी अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उसकी एजुकेशन मुकम्मल है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 15 ईयर से पहले कोई मैट्रिक कर सके। जी जी तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखना जरूरी होता है, और ऐसी सूरत में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो यहाँ मैं सबसे यही कहूंगी, नो डाउट के मुख्तलिफ तरीके हैं कि केस में सिविल कोर्ट में हम दावा दायर करके डेट ऑफ बर्थ में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन मैं सबसे यहाँ पे फिर वही एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ में वो तब्दीली कराएं, तो या एंट्री कराएं, तो खसूसी तौर पे कुछ चीजों को जरूर मद्देनजर रखें, और ये कोशिश करें कि आपको बार बार डेट ऑफ बर्थ तब्दील ना करानी पड़े। ना करनी पड़ क्योंकि जी जब डेट ऑफ बर्थ तब्दील होती है तो जो बैरून मुल्क के वीजा हैं, जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी है या कोई मुल्क से बाहर जाके जॉब या कारोबार करना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको वीजा नहीं मिलता, क्योंकि इंटरनेशनली अगर किसी का नाम या उसकी डेट ऑफ बर्थ तब्दील हो तो उसको वीजा में रिस्ट्रिक्शंस कुछ ममालिक कर देते हैं, क्योंकि कंसीडर ये किया जाता है कि ये कोई फैक्ट्स जो है वो कंसील कर रहा है, शायद जी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ये रिकॉर्ड में तब्दीली लेके आ रहा है। तो इसलिए जी कोशिश ये करें कि जो रिकॉर्ड है उसको इनलाइन रखें, और जी उस इनलाइन रिकॉर्ड के जरिए ही आप अगर बड़े हैं या छोटे हैं उम्र में तो कोई फर्क कितना पड़ेगा नहीं। अच्छा, जी जी एक और बड़ी अहम बात खालिद साहब मैं आपको बता दूं कि मुझसे तकरीबन 50 के करीब खवातीन ने बात की और उन्होंने ये कहा कि हम देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जो हमारे अब रिश्ते तय हुए हैं उन लड़कों की उम्रें हमारे से कम है, तो अब हम शादी से पहले पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ में नादरा के रिकॉर्ड में तब्दील कराना चाहते हैं। जी तो तो बात ये है कि जब कहीं रिश्ता तय होता है तो आप उन्हें फैक्ट्स बता दें कि अगर कोई आपको उन्हीं फैक्ट्स के साथ एक्सेप्ट कर ले तो बेहतर है। लेकिन जी जो डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली है वो बिल्कुल आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक मुकम्मल प्रूफ पेश करना पड़ता है। एक मुकम्मल कवायद के बाद ही आप जो डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली का केस है वो विन कर सकते हैं। जी जी नाज़रीन, अभी आपने सारी डिटेल आप सुनी कि किस तरह डेट ऑफ बर्थ में अगर तब्दीली करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, और प्रोफेशनली जो उन्होंने एडवाइस किया कि आप इसको सोच समझ कर करें कि आपको करनी चाहिए, और करती हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। मुमकिन नुकसान से बचने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या आपके लिए मुनासिब है कि नहीं। जिस तरह उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो करता है तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अक्सर लोग करते हैं एक पासपोर्ट के ऊपर किसी अगर एम्बेसी ने रिफ्यूज कर दिया तो एक नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं ताकि एक नई डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो ये थोड़ा सा गलत है, ये आपके लिए नुकसान है। अच्छा, नादिम, जाते हुए नए दोस्तों को मैं बता दूं, ये हमारा फोरम खुशबे वतन जो है हर इतवार को देखते हैं, जिसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आपके ज़हन में भी किसी किस्म का सवाल है तो आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, या मोहतरमा राबिया साहब की हेल्पलाइन है वहां से बात कर सकते हैं। इनका नंबर मेरे फेसबुक के ऊपर अक्सर शेयर किया होता है, जो उनकी हेल्पलाइन का नंबर, वहां से मेरे इनका नंबर भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है इसी तरह हमारा ये सिलसिला
जारी रहेगा। आप लोगों के सवाल वो यहाँ पर हम करते रहेंगे। अभी एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, क्योंकि अभी ये पुराण को दानी हमने हाफ एन आवर कर दिया, वो लंबा हो जाता है, इनके पास फिर टाइम नहीं होता, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता। तो आखिरी सवाल अब ऐसा समझ ये है कि अक्सर लोग जो है सीएनसी के वाले से वो बात करते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई चेंजिंग करवानी है, नाम की चेंजिंग करवानी है। तो बरतानिया में तो ऐसे है कि ये अगर कुछ पासपोर्ट के ऊपर कोई तब्दीली करवानी है या कुछ करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, कुछ भी, तो सारा वकील के थ्रू ही होता है। विदाउट वकील वो इसको नहीं डील करते। तो आप पाकिस्तान में जो सीएनसी का अगर किसी ने अपनी चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है, या उसकी लड़की की शादी हो गई है और उसने हस्बैंड का नाम साथ लगवाना है, उसका क्या प्रोसीजर है? क्या वकील के थ्रू कराना पड़ता है, या क्या इसका प्रॉपर थ्रू चैनल? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत अहम सवाल है ये कि शादी के बाद अगर खातून अपना नाम चेंज करना चाहे और नादरा के रिकॉर्ड में भी चेंज करना चाहे तो उसका क्या तरीकेकार है। उसका तरीकेकार ये है, उसके बाद मैं सवाल के दूसरे पोर्शन पे आऊंगी। अच्छा, उसका तरीकेकार ये है कि जो निकाहनामा है, जैसे मैंने बताया कि नादरा में रजिस्टर होता है। तो अगर खातून अपना नाम तब्दील करना चाहे और अपना सर नेम या हस्बैंड का फैमिली नेम जो है वो साथ लगाना चाहे तो वो निकाहनामे में दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जब निकाहनामा रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में जाता है तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि शादी से पहले इसका नाम क्या था और शादी के बाद इसके नाम में क्या तब्दीली आई है। तो अमूमन रवायती तौर पर हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं वो हस्बैंड का नाम वालिद के नाम की जगह हस्बैंड का नाम अपने नाम के साथ ऐड कर लेती हैं शादी के बाद। तो ये जो तरीकेकार है ये आसान है। इसमें सिर्फ निकाहनामे की जरूरत है और निकाहनामे के ऊपर भी फिर मैं अगेन अगेन सबको यही कहूंगी कि बहुत ही सोच समझ के जो भी तब्दीली करनी है वो करें, ताकि आ, आपके जो भी बाद के मामलात हैं उनमें कोई रुकावट पैदा ना हो। जी। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि किसी और वजह से नाम में तब्दीली, उसमें भी एक एक तरीका ये हो सकता है या एक वजह ये हो सकती है कि किसी अ, अदारे की वजह से कोई गलती हो गई है, यानी कि नाम के स्पेलिंग गलत हैं। जैसे बोला कुछ और जाता है, उर्दू में किसी और तरीके से स्पेल किया जाता है और इंग्लिश में अमूमन स्पेलिंग चेंज होते हैं। वो पूरे जी। रिकॉर्ड में नाम किसी का एक ही है सपोज, लेकिन मैट्रिक में उसके और स्पेलिंग है, एंटर में और स्पेलिंग है, या फिर उसके बर्थ सर्टिफिकेट में और स्पेलिंग है, बी फॉर्म में और स्पेलिंग है। तो उनको इनलाइन कराना आसान है। उसको मतलब अगर कोई स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक है तो उसको इनलाइन कराने के लिए सिर्फ आपको नादरा के दफ्तर जाना है और अपने साथ अपने पेरेंट्स को या अपने हकीकी बहन भाइयों को, दो लोगों को साथ लेके जाना है ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो जाए। और उसके साथ आपने वो जो अगर नाम की कोई तब्दीली है या स्पेलिंग की कोई तब्दीली है, ये मैं स्पेलिंग की तब्दीली मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एक जगह आपके नाम में आई लिखा है और दूसरी जगह डबल ई लिखा है तो वो इनलाइन नहीं रहता, तो लोग इसको भी इनलाइन कराना चाह रहे होते हैं। जी। तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एडिटिंग जी। मिस्टेक है। जी। लेकिन एक ऑप्शन ये है, एक सूरत हाल ये है जिसमें आप नाम ही तब्दील करना चाहते हैं। मतलब जी। नाम आपका कोई कुछ और है लेकिन आप शनाख्ती कार्ड में आप किसी भी वजह से उस नाम को ही तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कोर्ट की डिग्री रिक्वायर्ड होगी कि सिविल कोर्ट में आपको दावा दायर करना पड़ेगा और उसमें रीजंस बतानी पड़ेंगी कि आप किस वजह से ये जो अपना नाम है उसे तब्दील कर रहे हैं। तो अगर वो आप केस जीत जाते हैं तो फिर आपके नादरा के रिकॉर्ड में और तालीमी रिकॉर्ड में कोर्ट के ऑर्डर पे तब्दीली हो सकती है। जी खालिद साहब। इस आपने कहा था इसके बाद मैं एक दूसरे इसी सवाल को आगे लेके जाऊंगी, कह रहा ये स्टार्ट में। जी, दूसरा हिस्सा ये है इसका कि अगर नाम में ही कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, मतलब एक तो एडिटिंग मिस्टेक है ना, जी। दूसरी जी। चीज ये कि आप अपना नाम मतलब सिरे से तब्दीली कर रहे हैं। अगर जी। जी। पहले आपका फर्ज करें किसी का नाम अली है तो बाद में वो कुछ और रखना चाह रहा है, फर्ज करें कि वो मुनीर या वजीर या कुछ और रखना चाह रहा है। जी। तो
फिर जो है उसके लिए कोर्ट का प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा कि आपको अदालत में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहां आपको नादरा को और तमाम तालीमी अदारे जिन जिनके साथ आप पहले वाले शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको पार्टी बनाते हुए आ, एक रीजनेबल तरीके से प्रूफ पेश करके नादरा की डिग्री के जरिए, कोर्ट की डिग्री के जरिए आपको जो नाम है वो तब्दीली। अच्छा, कुछ लोगों के वालिद का नाम भी गलत हो जाता है, जी मतलब फिर उसमें वही स्पेलिंग, दो दो ऑप्शन आ गए ना, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक, दूसरा ऑल टुगेदर वालिद का नाम जो है वो तब्दील है। अगर नादरा की मिस्टेक है तो फिर वही है कि आपने दो विटनेसेस को साथ ले जाना है जिनका रिकॉर्ड इन लाइन हो, और वो वहीं पे बायोमेट्रिक के साथ आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जी अगर कोई ग्रॉस मिस्टेक है जो कि किसी सिटीजन के पार्ट पे है, अदारे के पार्ट पे नहीं है, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट से डिग्री लेने की जरूरत होगी। और अगर जी कोर्ट ऑर्डर कर देती है आपके दावे से, आपके हकाइक से मुतमईन होकर, तो फिर जो है वो अदारा नादरा का या तालीमी अदारा इससे पाबंद हो जाता है कि वो नाम की तब्दीली कर दे। जी तो प्रोसीजर जो है वो कहने में आसान है, लेकिन ये पूरा जी सिविल केस का प्रोसीजर इसको फॉलो करना पड़ता है। इसमें जी उतना ही वक्त लग जाता है, इसमें मतलब 2 से 3 मंथ और सम टाइम 1 ईयर का टाइम भी लग जाता है जी प्रूफ करने में और ये सारा कुछ करने में कि ऑर्डर हो जाए। जी बकायदा जी अदालत के खलीफा। जरिए डिग्री लेके ये सारा काम करना। जी बिल्कुल। इलाही जी बिल्कुल। आज का प्रोग्राम आपने सुना। अब जो 3 बहुत ही अहम जो सवाल आप लोगों ने भेजे उनके ऊपर हम डिस्कशन हमने की। तो इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम के आखिर में मैं मोहतरम अरब साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आपके सवालों के जवाब दिए। कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था राबिया सागर साहब इंशाल्लाह बरतानिया में भी चक्कर लगा रही हैं। तो इंशाल्लाह थोड़े से भी कोविड के हालात ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह फिर प्लान है कि ये एक जो विजिट बरतानिया को विजिट करेंगे। तो इंशाल्लाह फेस टू फेस भी जो लोग कंसल्टेशन करना चाहें तो उसके लिए हम बता देंगे टाइम डबरा में और ग्लासगो में या बरतानिया में किन किन शहरों में इनका विजिट होगा तो वो भी हम शेड्यूल कर देंगे इंशाल्लाह जब वो आएंगे। अभी तो कोविड की वजह से सारे हालात खराब हैं, इसलिए कोई बात नहीं क्लियर नहीं बता सकते कब तक वो चक्कर लगाएंगे। जी राबिया बहुत शुक्रिया। आखिर में मैसेज दे दें आप तो फिर हम प्रोग्राम का काम करते जी मेरा मैसेज यही है कि अगर हम कानूनी मामला से अपडेट हो जाएं पहले ही, यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके कानून को थोड़ा समझ लें, किसी लॉयर से कंडक्ट कर लें, कोई कंसल्टेशन फ्री ले लें, या पेड कंसल्टेशन ले लें, नो वरी। लेकिन अगर हम किसी माहिर से, एक्सपर्ट से एक राय ले लें तो हमारे हैं। जो बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सकता है जी और मामला को आसान बनाया जा सकता है। चाहे वो निकाह निकाह के मैटर हो, चाहे वो तलाक के मैटर हो, चाहे वो शनाख्ती कार्ड के मैटर हो। ये लगता बहुत आसान है क्योंकि आज से जी कुछ साल पहले तक इन चीजों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। जी लेकिन अभी जी ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तमाम रिकॉर्ड का इन लाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी जी तो इसकी वजह से सब जो है वो अपडेट रहें और पहले से ही सोच लें कि आपने किस तरह का नाम लिखना है, क्या डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, स्पेलिंग जी चेक कर लें, एडिटिंग आप खुद कर जी सकते हैं। पहले तो जी हैंड राइटिंग में होता था ना, मैनुअल फॉर्म होता जी था। तो जी अब जो है वो जो फॉर्म है वो अमूमन सॉफ्ट शेप में ही होता है, तो वो बहुत आसान है कि उसको इनलाइन किया जा सके। तो पहले से देख लें ताकि कोर्ट में सिविल कोर्ट के प्रोसीजर से बच सकें, आपका कीमती वक्त और पैसा जो है वो बचाया जा सके। जी जी नाज़रीन इसके साथ ही मैं जा चाहूंगा। तो इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने